Hello everyone. Today we are going to have a lesson on Indian polity. आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड होगा और इंडियन पॉलिटी में हम कॉन्स्टिट्यूशन को देखने वाले हैं आज। कॉन्स्टिट्यूशन का जो पोर्शन है, जो चैप्टर है, उसका नाम है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। उसी से संबंधित आज जितने भी प्रावधान हैं भारत के संविधान में, उन सारे प्रावधान को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर जो है वो इंडियन पॉलिटी का है और भारतीय संविधान में से ये पहला चैप्टर अगर लेकर के चले तो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी इसका नाम है, इस चैप्टर का नाम है। तो इस चैप्टर में हम लोग सारे पोर्शन देखने वाले हैं कि इससे संबंधित कौन कौन सी बातें हैं जो हमें एग्जाम में पूछे जाते हैं। इससे संबंधित जितने भी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उनका आज हम पूरा तरह से देखेंगे कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इससे संबंधित जितने भी थ्योरेटिकल पार्ट्स उन सबको हम आज डिस्कस करेंगे। तो पहले हमें यह जानना होगा कि इससे संबंधित अभी करंट अफेयर्स क्या क्या चल रहा है। बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं होगा कि भारत में अभी कितने स्टेट्स हैं और भारत में अभी कितने यूनियन टेरिटरीज हैं। एग्जैक्टली बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज कर रहे हैं। तो अभी हाल ही फिलहाल में इससे संबंधित बहुत सारे करंट अफेयर्स आए थे कि भारत में कितने स्टेट्स हुए, कितने यूनियन टेरिटरीज हुए। अभी आप लोग हाल ही में देखा होगा कि जम्मू एंड कश्मीर जो पहले एक राज्य था उसको अब यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट किया गया, यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर में कन्वर्ट किया गया। लद्दाख बनाया गया, लद्दाख एक अलग यूनियन टेरिटरी बनाया गया। अभी हाल ही में आप लोगों को पता भी नहीं होगा कि अभी हाल ही में दादर एंड नागर हवेली और दमन एंड दीव को मर्ज किया गया है। तो अगर अभी आपसे कोई पूछे कि भारत में नंबर ऑफ स्टेट्स कितना है तो अभी आपको बताना होगा कि भारत में नंबर ऑफ स्टेट्स अभी जो है वो 28 है। ये अभी एग्जैक्टली 29 नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने भी देखा होगा जम्मू एंड कश्मीर से संबंधित जितने भी प्रावधान थे उन प्रावधान को भी देखेंगे हम लोग कि क्या हुआ जम्मू एंड कश्मीर में, उस प्रावधान पे भी हम जाएंगे। लेकिन फिलहाल अभी जो नंबर ऑफ स्टेट्स हैं वो नंबर ऑफ स्टेट्स 28 हैं। और अगर आपसे कोई पूछे कि नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज कितना है तो ये नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज के बारे में आपको बताना है कि वहां पे अभी नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज 8 है, 9 नहीं है। क्योंकि अभी हाल फिलहाल में भारत सरकार ने एक बिल पेश किया जिस बिल में दादर एंड नगर हवेली में दमन एंड दीव को मर्ज किया गया है। दमन एंड दीव पहले एक यूनियन टेरिटरी हुआ करता था, वो मर्ज होकर के अभी एक ही यूनियन टेरिटरी कहलाता है। मतलब दादर एंड नगर हवेली प्लस दमन एंड दीव अभी एक ही यूनियन टेरिटरी है। तो वो भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको ये याद रखना होगा कि अभी भारत में 28 स्टेट्स हैं और भारत में अभी 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। ये एक सिंपल सा बात अभी हमें बताना है। तो इससे संबंधित एक तो ये करंट अफेयर हुआ। अभी ये करंट अफेयर हाल में और चल रहा था। आप लोगों ने देखा होगा कि अभी सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डाला गया था जहां पे उस पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट से ये अर्ज किया गया था कि भारत का जो दो नाम है, एक भारत नाम है और एक इंडिया नाम है। ये भारत के संविधान में आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है कि भारत दो नामों से जाना जाएगा, एक इंडिया के नाम से जाना जाएगा और एक इंडिया के नाम से जाना जाएगा और एक भारत के नाम से जाना जाएगा। अभी हाल फिलहाल में एक करंट अफेयर आ रहा है कि हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डाला गया था जिस पिटीशन में ये कहा गया था कि भारत को भारत के नाम से जाना जाए, इंडिया के नाम से ना जाना जाए। हालांकि इसमें अपडेट ये है कि इसमें अभी सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, ये पिटीशन में जो मांग किया गया था उसको रिजेक्ट कर दिया गया है। लेकिन इससे संबंधित ये भी करंट अफेयर है। कहां से ये चीजें उठती हैं कि भारत का दो नाम है, उसके बारे में कहां से पता चलता है कि भारत का दो नाम है, उसी से संबंधित हम आपको आज बताने वाले हैं। तो भारत के संविधान में अगर बात किया जाए तो भारत के संविधान में ये पार्ट 1 है जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ये पार्ट 1 के अंतर्गत में आता है। आपको पता होगा कि भारत के संविधान के बारे में अगर मैं बताना चाहूं तो संविधान के बारे में एक लाइन में डिफाइन किया जा सकता है कि संविधान क्या है। तो संविधान इट इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। मतलब इसको आप इस तरह से बता सकते हैं कि भारत में जो सरकार का जो 3 ऑर्गन होता है, चाहे वो लेजिस्लेचर हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, चाहे वो जुडिशरी हो, ये तीनों ऑर्गन को कैसे गवर्न करना है डे टू डे लाइफ में, ये बताता है भारत का संविधान। मतलब सरकार को क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सरकार को एक किताब में लिख करके बताया हुआ है कि सरकार को ये काम करना है, सरकार को ये काम नहीं करना है। यहां से ही सरकार अपना डे टू डे एक्टिविटीज काम करती है, उसी को हम संविधान कहते हैं। मतलब भारत के संविधान का पार्ट 1 में यूनियन एंड इट्स टेरिटरी डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो पार्ट 1 में ये डिस्कस किया हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंटली मैं आपको बता देता हूं कि संविधान में अभी टोटल 25 पार्ट्स हैं और 12 शेड्यूल्स हैं। और अगर आर्टिकल्स के बारे में बात किया जाए तो 448 आर्टिकल्स फिलहाल भारत के संविधान में मौजूद है। मतलब यहाँ पे छोटा सा मैं विवरण देना चाहूंगा कि 448 आर्टिकल्स हैं भारत के संविधान में अभी फिलहाल, और ये सारे जो आर्टिकल्स हैं वो 25 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं और 12 शेड्यूल में इन सबको कहीं ना कहीं पे सुनियोजित करके रखा हुआ है। तो उसी 25 पार्ट में से ये पहला पार्ट है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में हम लोग को आज जानना है।
यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में जानना है। ये कहां से कहां तक आर्टिकल जाएगा? ये आर्टिकल 1 से लेकर के आर्टिकल 4 तक जाएगा। मतलब जो चैप्टर आज हम लोग पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का जो पार्ट है वो पार्ट 1 है, और उसका जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 1 से लेकर के आर्टिकल 4 तक के में लिखा हुआ है। हम यहाँ पे 1 बाय 1 हर एक आर्टिकल को डिस्कस करने वाले हैं कि हर एक आर्टिकल यहाँ पे क्या कहता है, उसका हम विवरण रखने वाले हैं और उससे संबंधित सारी चीजों को अभी हम लेकर के आने वाले हैं। तो 1 बाय 1 करके हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि आर्टिकल 1 जो है भारत का संविधान का आर्टिकल 1 जो है वो क्या कहता है। तो अभी आपको मैं थोड़ी देर पहले ही बताया था कि आर्टिकल 1 जो है भारत का संविधान का वो कहता है कि इंडिया का ऑफिशियल नाम क्या है। इंडिया का ऑफिशियल नाम भारत है और इंडिया का ऑफिशियल नाम भारत के साथ साथ इंडिया भी है। जब हमारे संविधान सभा में संविधान को बनाया जा रहा था तब इन दोनों नामों पे संविधान सभा में जितने भी सदस्य थे दोनों नामों पे काफी चर्चा हुआ। बहुत सारे लोग इंडिया के पक्ष में थे, बहुत सारे लोग भारत के पक्ष में थे। तो जब संविधान लिखा जा रहा था तो ये संविधान सभा में काफी डिस्कस हुआ कि भारत का नाम ऑफिशियल क्या होना चाहिए। तो वहां पे काफी ज्यादा जब बात विचार विमर्श हुआ तो वहां पे किसी भी एक मत पे नहीं लाया गया और इसीलिए संविधान सभा में ये डिस्कस किया गया कि हम दोनों नामों के साथ जाएंगे। और इसीलिए आर्टिकल 1 ही आपको बताता है कि भारत का ऑफिशियल नाम भारत तथा इंडिया है। ठीक है। और आर्टिकल 1 में एक चीज और बताता है कि यहाँ पे नेचर ऑफ पॉलिटी क्या है, मतलब भारत में नेचर ऑफ पॉलिटी क्या है इसके बारे में बात करता है। नेचर ऑफ पॉलिटी के बारे में भारत के बारे में बात करता है कि नेचर ऑफ पॉलिटी क्या है। तो भारत में नेचर ऑफ पॉलिटी जो है फेडरेशन ऑफ भारत में जो नेचर ऑफ पॉलिटी है वो यूनिटी ऑफ स्टेट्स है। यूनिटी ऑफ स्टेट्स भी अगर कहीं पे बात हो रहा है तो यूनिटी ऑफ स्टेट्स भी भारत का संविधान का आर्टिकल 1 ही बताता है कि भारत में जो नेचर ऑफ पॉलिटी है वो नेचर ऑफ पॉलिटी जो है वो आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि भारत में जितने भी राज्य हैं, जैसे अभी मैंने कहा कि भारत में 28 राज्य हैं, तो 28 राज्य है तो ये 28 राज्य भारत के सेंटर के साथ किसी भी तरह का अग्रीमेंट नहीं किया हुआ है। आपको ये समझना होगा। आपको मैं अभी कंपैरिजन करके बताऊंगा कि भारत और यूएसए में क्या डिफरेंस है। यूएसए जो कहता है उसका संविधान जो कहता है वो कहता है फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, जबकि भारत का संविधान कहता है यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो दोनों में क्या फर्क है? अगर मैं यूएसए के बारे में बात करूं तो यूएसए के जो स्टेट्स हैं, यूएसए में 50 स्टेट्स है, यूएसए के जो 50 स्टेट्स हैं वो कहते हैं फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। अपना संविधान को वो लोग कहते हैं फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। इसका मतलब ये हुआ कि यूएसए के जितने भी स्टेट्स हैं उन लोगों ने आपस में सहमति बना के सेंटर को बनाया है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, यूएसए में जितने भी स्टेट्स हैं 50 स्टेट्स हैं, 50 स्टेट्स के सहमति से सेंटर को बनाया गया है। और 50 स्टेट्स के सहमति से ये कहा गया है कि सेंटर जो है डिफेंस देखेगा, सेंटर जो है कम्युनिकेशन देखेगा, सेंटर जो है टेलीकम्युनिकेशन देखेगा, सेंटर जो है टेलीकम्युनिकेशन के साथ साथ फॉरेन अफेयर्स देखेगा। ये स्टेट्स की सहमति से कहा गया है। मतलब स्टेट्स ने मिलकर के सेंटर को बनाया यूएसए में, जबकि भारत में ऐसा नहीं है। भारत में सेंटर काफी मजबूत है और स्टेट उसके कंपैरिजन में काफी उनको पावर जो है वो एज कंपेयर टू द सेंटर स्टेट को पावर जो है वो कम दिया गया है। और यहां पे ये भी मैं कह दूं कि स्टेट भारत में सेंटर और स्टेट के बीच में कोई अग्रीमेंट नहीं हुआ है कि हमें जब मन हो तब हम भारत को छोड़ के जा सकते हैं। आज अगर राजस्थान ये कह दे कि मैं सेंटर को छोड़ करके जाना चाहता हूं तो ये पॉसिबिलिटी नहीं दिखता है। हाँ, यूएसए में अगर ये बात कोई कहे, यूएसए का कोई स्टेट अगर ये कहता है, मान लीजिए कैलिफोर्निया के स्टेट यूएसए का, वो अगर कहता है कि मैं यूएसए के सेंटर को छोड़ के जाना चाहता हूं तो जा सकता है, क्योंकि स्टेट ने ही सेंटर को बनाया यूएसए में। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, भारत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भारत में स्टेट और सेंटर के बीच में कोई अग्रीमेंट नहीं हुआ है। ये बात आपको समझना होगा। इसीलिए मैं आपको यहां पे कह रहा हूं कि यूनियन ऑफ स्टेट्स यहां पे कहा जाता है। यूनियन स्टेट्स का मतलब ये होता है कि सेंटर जो है वो स्टेट्स को बनाया है, स्टेट ने सेंटर को नहीं बनाया है। अगर भारत के स्टेट कभी भारत से अलग होना चाहते हैं तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि यहां पे संविधान कहता है कि आपका जो नेचर ऑफ पॉलिटी है वो है यूनिटी ऑफ स्टेट्स, नॉट फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। लेकिन यूएसए में कोई स्टेट अगर बाहर छोड़ के जाना चाहता है, सेंटर को बाहर छोड़ के जाना चाहता है, तो यूएसए में ऐसा कर सकता है। जैसा मैंने अभी एग्जांपल दिया कि कैलिफोर्निया राज्य जो है वो यूएसए से बाहर जा सकता है अगर वो चाहे तो। यहां पे आपको दो चीज क्लियर हो गया होगा कि आर्टिकल 1 जो भारत का है वो ये कहता है कि भारत का ऑफिशियल नाम भारत और इंडिया दोनों है, तथा भारत का नेचर ऑफ पॉलिटी कैसा है? भारत का नेचर ऑफ पॉलिटी जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है, मतलब सारे स्टेट्स मिलकर के पूरा भारत बनता है। कोई भी स्टेट्स अपने मन से सेंटर को छोड़ करके बाहर नहीं जा सकता है, किसी भी कीमत पे सेंटर को छोड़ के बाहर नहीं जा सकता है। ये बात यहां पे कहता है आर्टिकल 1। ठीक है।
अब मैं आर्टिकल 2 के बारे में बात करता हूं, तो आर्टिकल 2 हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये चीज को समझना होगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि एडमिशन और स्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। इसका मतलब क्या होता है? आप लोग अक्सर देखे होंगे कि एक क्वेश्चन पूछा रहा था एग्जाम में कि सिक्किम जो राज्य बनाया गया है, सिक्किम जो राज्य बनाया गया है वो भारत में कौन सा नंबर का राज्य है, तथा सिक्किम जो बनाया गया है वो भारत में उसको कैसे शामिल किया गया। इन्हीं सवालों का जवाब देता है ये आर्टिकल कहता है, ये आर्टिकल भारत की सरकार को पावर देता है। ये चूंकि संविधान में लिखा हुआ आर्टिकल 2, ये आर्टिकल भारत की सरकार को ये पावर देता है कि अगर कोई टेरिटरी जो भारत का अपना हिस्सा नहीं है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर कोई टेरिटरी जो भारत का अपना हिस्सा नहीं है उसको भारत में अगर मर्ज करना चाहे तो भारत की सरकार को, भारत की पार्लियामेंट को आर्टिकल 2 ये पावर देता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर बताना चाहूं तो सिंपल से एग्जाम्पल आप लीजिए कि सिक्किम जो था, जब देश आजाद हुआ था उस समय सिक्किम जो है वो भारत का हिस्सा नहीं था। सिक्किम उसमें भारत का हिस्सा नहीं था, लेकिन 1975 में आपने देखा होगा कि सिक्किम जो है भारत का हिस्सा हुआ। तो ये आर्टिकल जो है, ये भारत का संविधान जो है, ये आर्टिकल जो है वो भारत की सरकार को, भारत की पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि कोई स्टेट आपके अंदर में नहीं है और वो आपके साथ आना चाहता है, आपके साथ यूनियन ऑफ इंडिया में जुड़ना चाहता है, तो इस आर्टिकल के पावर को यूज करते हुए पार्लियामेंट उसको अपने में ला सकती है। इसीलिए यहां पे लिखा हुआ है एडमिशन। ये एडमिशन सब पे ध्यान दीजिए। एडमिशन का मतलब क्या होता है? जब आप स्कूल में जाते हो तो नया एडमिशन देते हो, मतलब कोई नया एक टेरिटरी है उसे भारत में लाकर के मर्ज करना है, भारत में लाकर के शामिल करना है। तो उसको ऑथेंटिसिटी कौन करता है? उसको ऑथेंटिसिटी जो करता है वो आर्टिकल 2 करता है। सो यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल कैसे समझना होगा कि जैसे मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं कि सिक्किम भारत का पार्ट नहीं था, वो एक फॉरेन टेरिटरी था। जब देश आजाद हुआ था उसमें सिक्किम भारत का पार्ट नहीं था, लेकिन फिर भी सिक्किम को भारत में मर्ज किया गया, उसको मिलाया गया, यूनियन ऑफ इंडिया में जोड़ा गया। ये शक्ति भारत के संविधान को आर्टिकल 2 देता है। फिर यहाँ पे एक शब्द और लिखा हुआ है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई टेरिटरी जो भारत का पार्ट नहीं है, उसको पहले भारत का पार्ट नहीं है और वो भारत में अगर मिलना चाहता है, भारत में अगर उसको मर्ज होना चाहता है, तो ये पार्लियामेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उस जो फॉरेन टेरिटरी है, उस फॉरेन टेरिटरी को पहले सरकार एक राज्य बनाए और राज्य बना करके फिर उसको भारत में इंटीग्रेट करे, और इसी चीज को कहा जाता है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। क्लियरली समझ में आ रहा होगा? बहुत ही सिंपल चीज बता रहा हूं कि आर्टिकल 2 क्या कहता है। आर्टिकल 2 ये कहता है कि भारत जो कि एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है, उसमें किसी फॉरेन टेरिटरी को मिलाना है तो उसके लिए आर्टिकल 2 जो है वो पावर देती है भारत की सरकार को, भारत की पार्लियामेंट को, आप उसको ला करके जोड़ सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बताया आपको सिक्किम 1975 में भारत के साथ जुड़ा, तो उसको जो पावर मिला जुड़ने का वो आर्टिकल 2 ही दिया। क्लियर? अब मैं आर्टिकल 3 की तरफ चलता हूं। आर्टिकल 3 काफी कॉमन है। अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि आंध्र प्रदेश से 2014 में जो नया राज्य बनाया गया, आंध्र प्रदेश से एक नया राज्य बनाया गया जिसका नाम रखा गया तेलंगाना। ठीक है? तो आर्टिकल 3 जो है वो पावर देता है, ये आर्टिकल 3 संविधान पावर देता है भारत की सरकार को, ये पावर देता है भारत की पार्लियामेंट को, ये पावर देता है कि अगर केंद्र सरकार चाहे, अगर पार्लियामेंट चाहे तो किसी भी राज्य से एक नया राज्य की स्थापना की जा सकती है। बहुत सारे एग्जाम्पल इसके आपने देखा होगा। अभी लेटेस्ट में हमने एग्जाम्पल लिया 2014 में तेलंगाना राज्य बनाया गया आंध्र प्रदेश से निकाल करके। फिर आपने देखा होगा कि बिहार से झारखंड को लगाया गया। फिर आपने देखा होगा मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को निकाला गया। फिर आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को निकाला गया। ये जो शक्ति है, ऐसा शक्ति जो भारत की सरकार को दिया गया है, या ये जो शक्ति है जो भारत की पार्लियामेंट को दिया हुआ है, ये पार्लियामेंट भारत की संविधान आर्टिकल 3 के तहत देती है। इसमें 5 चीजों के बारे में बात किया हुआ है। ये आर्टिकल आपको 5 तरह का पावर देता है। ये आर्टिकल कहता है कि किसी भी राज्य का उसका बाउंड्री कम किया जा सकता है। ये केंद्र सरकार के पास पावर होता है कि किसी भी राज्य का बाउंड्री कम कर सकती है। ये केंद्र सरकार के पास पावर होता है कि किसी भी राज्य की बाउंड्री को बढ़ा सकती है। ये केंद्र सरकार के पास पावर होता है कि किसी भी राज्य का नाम चेंज कर सकती है। अभी आपने हाल फिलहाल में देखा होगा कि बहुत सारे राज्यों के नाम भी बदले गए हैं। तो राज्यों का जो नाम बदलने का जो अधिकार है, ये संविधान आर्टिकल 3 के तहत भारत की सरकार को देती है, मतलब भारत की पार्लियामेंट को देती है कि आप ऐसा कर सकते हैं। सो यहाँ पे 5 चीजों के बारे में बात किया गया है कि यहाँ पे 5 चीजें भारत की सरकार कर सकती है, ऐसा भारत का संविधान का आर्टिकल 3 कहता है। जैसे आपको डिमिनिश द एरिया, मतलब किसी भी राज्य का एरिया आप कम कर सकते हैं, किसी भी राज्य के एरिया को बढ़ा सकते हैं, किसी भी राज्य का बाउंड्री को ऑल्टर कर सकते हैं, किसी भी राज्य का नाम ऑल्टर कर सकते हैं। ये सारे पावर जो है वो भारत की संविधान ने आर्टिकल 3 के तहत भारत की संसद को, मतलब भारत की सरकार को दिया हुआ है। अब आपको क्लियर होगा कि आर्टिकल 1 ये कहता है कि भारत का नाम इंडिया या फिर भारत है,
और इसका नेचर ऑफ पॉलिटी कैसा है, नेचर ऑफ पॉलिटी इसका यूनियन ऑफ स्टेट्स है। आर्टिकल 2 ये कहता है कि जो भी फॉरेन टेरिटरी है जो भारत में इन द नियर फ्यूचर आकर के मर्ज होना चाहता है उसको आर्टिकल 2 के तहत भारत की सरकार मर्ज करवा सकती है। आर्टिकल 3 क्या कहता है, आर्टिकल 3 ये कहता है कि कोई भी राज्य, आर्टिकल 3 ये कहता है कि कोई भी राज्य की बाउंड्री को ऑल्टर किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है, उसका नाम चेंज किया जा सकता है, किसी भी राज्य का बाउंड्री कम किया जा सकता है, इन सारी चीजों में आर्टिकल 3 की सहायता लिया जाता है। ठीक है, तो आर्टिकल 4 क्या कहता है, आर्टिकल 4 जो इस पार्ट का सबसे आखिरी आर्टिकल है, इस आर्टिकल के तहत यह कहा गया है कि अगर आर्टिकल 2 के तहत और आर्टिकल 3 के तहत मतलब कोई भी फॉरेन टेरिटरी जो भारत का नहीं है उसको भारत में मर्ज किया जा रहा है या फिर कोई भी नया राज्य बनाया जा रहा है, इस परिस्थिति में जो भी कानूनी प्रावधान होगा उसको भारत के संविधान के तहत उसे अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। आप सबको पता होगा कि अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है, अमेंडमेंट का मतलब होता है एनी चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज अमेंडमेंट। तो आप सब देख रहे होंगे कि किसी भी राज्य का नाम अगर चेंज कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये अमेंडमेंट हुआ। लेकिन आर्टिकल 4 ये क्लियरली स्पेसिफाई करता है कि अगर आर्टिकल 2 के तहत या आर्टिकल 3 के तहत किसी भी तरह का अगर कानूनी प्रावधान सरकार लेकर के आ रही है उसको हम भारत के संविधान का संशोधन नहीं मानेंगे, ऐसा यहां पे क्लियरली स्टेट किया हुआ है। सिंपली यहां पे लिखा हुआ है अंडर आर्टिकल 2 and 3 अमेंडमेंट विल नॉट बी कंसीडर्ड ऑर्डिनरी बिल विद सिंपल मेजॉरिटी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी तरह का अमेंडमेंट यहां पे लाया जाएगा उसको अमेंडमेंट लाया जाएगा उसको अमेंडमेंट नहीं कंसीडर करना है, इसकी बात यहां पे पुष्टि करता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आंध्र प्रदेश से केंद्र सरकार एक बिल इंट्रोड्यूस करती है जिसमें ये कहा गया, उस बिल में ये कहा गया कि आंध्र प्रदेश से हम तेलंगाना राज्य बनाएंगे, तो जाहिर सी बात है संविधान में संशोधन होगा, क्योंकि संविधान के शेड्यूल 1 में सारे राज्यों के नाम हैं, तो वहां पे जाहिर सी बात है एक नया राज्य जुड़ेगा, तेलंगाना आएगा, तो जाहिर सी बात है वहां पे संविधान में संशोधन हो रहा है। लेकिन इसको हम संवैधानिक संशोधन नहीं मानेंगे, ऐसा भारत की संविधान का आर्टिकल 4 कहता है। मैं सबको एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कि ये चारों आर्टिकल क्या कहता है। आर्टिकल 1 कहता है कि भारत का नाम ऑफिशियली इंडिया और भारत है। आर्टिकल 2 ये कहता है कि किसी भी फॉरेन टेरिटरी को भारत में आप जोड़ सकते हैं। आर्टिकल 3 ये कहता है कि जो भारत का अपना बाउंड्री उसी में किसी भी तरह का परिवर्तन कर सकते हैं। आर्टिकल 4 ये कहता है कि 2 और 3 के तहत जो भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी उसको एक अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। आप सबको पता है कि जब अमेंडमेंट होता है तो उसके लिए स्पेशल मेजॉरिटी की रिक्वायरमेंट होती है, और जब एक सिंपल बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है तो उसके लिए स्पेशल मेजॉरिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऑर्डिनरी बिल लाया जाएगा और उसके लिए जो रिक्वायरमेंट होगी वो सिंपल मेजॉरिटी होगी। ठीक है, तो यहां तक तो ये सारे आर्टिकल्स की कहानी होगी। अब हम जानते हैं कि भारत में राज्यों का क्या अभी फिलहाल संबंध है, राज्य कैसे बने हैं, कैसे क्या हुआ है, अभी राज्य कैसे हैं, उन सारी बातों को समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि जब देश आजाद हुआ था तो हमारे संविधान निर्माता जो थे, आज हम लोग सिर्फ देखते हैं कि हमारे पास या तो स्टेट है या हमारे पास यूटी है, यूनियन टेरिटरी है। लेकिन जब देश आजाद हुआ था उस समय भारत की संविधान ने हमारे पास जितना भी टेरिटरी था उन सारी टेरिटरी को 4 भाग में बांटा था। 4 भाग में आपके सामने यहाँ पे बोर्ड पे दिख भी रहा होगा कि उस समय जिसमें भारत का आजादी हुआ था उसमें जब संविधान निर्माता संविधान बना रहे थे तो संविधान बनाते वक्त उन्होंने 2 राज्यों की कल्पना नहीं की थी, दो टेरिटरी की कल्पना नहीं की थी कि स्टेट होगा और एक यूनियन टेरिटरी होगा, ऐसा कल्पना नहीं किया गया था। वहां पे ये कल्पना किया गया था, उस समय ये लिखा हुआ संविधान में था कि पूरा जो टेरिटरी ऑफ इंडिया था उन सारे टेरिटरी को 4 भाग में डिवाइड किया हुआ था। तो आपको समझना होगा कि जब भारत का संविधान बनाया जा रहा था काफी दिनों तक ये जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था काफी दिनों तक रहा था। अभी ये फिलहाल व्यवस्था नहीं है, लेकिन भारत के आजादी के बाद ये व्यवस्था काफी दिनों तक रहा था। तो हम आपको बता देते हैं कि वो 4 जो भाग थे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी के नाम से जाना जाता है। मतलब देश आजाद हुआ था, देश आजाद होने के बाद संविधान सभा बना, संविधान बनाया। उस संविधान में हमारे पास 4 तरह के राज्य हुआ करते थे। 1956 तक ये 4 तरह के राज्य हुआ करते थे। मतलब 1956 तक हमारे पास 4 क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट्स हुआ करते थे। जल्दी से देख लेते हैं कि पार्ट 1 में किनको रखा गया था। पार्ट 1 में कौन सा राज्य रखा गया था? तो पार्ट 1 में रखा गया था, इसको नाम दिया गया था गवर्नर्स प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इसका मतलब ये था कि आप सबको पता होगा कि जब देश आजाद हो रहा था तो वहां पे किस तरह का लैंड था। बहुत सारी टेरिटरी ऐसे थे जिसपे ब्रिटिश इंडिया का अधिकार था, बहुत सारे टेरिटरी ऐसे थे जहां पे राजा महाराजाओं का अधिकार था, जिसको हम लोग प्रिंसली स्टेट कहा जाता था। ये जो राज्य है पार्ट 1 में जो रखा गया था उनको नाम दिया गया था गवर्नर्स प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इसका मतलब ये हुआ कि जहां जहां ब्रिटिश इंडिया का शासन था, वैसे प्रिंसली स्टेट पे भी ब्रिटिश इंडिया का शासन था,
था, लेकिन वहां पे इंटरनली पूरी तरह से वहां के राजाओं को ही छूट थी। सरमॉन्टेंसी अगर कहा जाए तो ब्रिटिश इंडिया का ही था, प्रिंसली स्टेट में भी था, लेकिन वहां पे राजा महाराजा इंटरनल तरीके से राज करते थे। तो आप यहां पे देख सकते हो कि पार्ट ए में गवर्नर्स प्रोविंस था। गवर्नर्स प्रोविंस में यहां पे 9 राज्य हुआ करते थे उस समय। एक लाइन में आपको पढ़ के बताता हूं कि पार्ट ए में कौन कौन सा राज्य उसमें हुआ करते थे। असम हुआ करता था, बिहार हुआ करता था, बॉम्बे हुआ करता था, आज का महाराष्ट्र मतलब बॉम्बे, आज का महाराष्ट्र गुजरात उसमें बॉम्बे कहलाता था। ये आपका मध्य प्रदेश हुआ करता था, मद्रास हुआ करता था, उड़ीसा हुआ करता था, पंजाब हुआ करता था, यूनाइटेड प्रोविंस मतलब आज का जो उत्तर प्रदेश है वो यूनाइटेड प्रोविंस कहलाता था, और ये वेस्ट बंगाल हुआ करता था। ये जो 9 जो हमने यहाँ पे नाम बताया, 9 टेरिटरीज को जो नाम बताया, ये अंडर द क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नर्स प्रोविंस था, राइट। तो पार्ट बी में कौन रखा गया था? पार्ट बी अभी मैंने कहा कि जब ब्रिटिश इंडिया था तो उसमें कुछ प्रिंसली स्टेट्स भी थे, जहां पे सरमॉन्टेंसी तो ब्रिटिश इंडिया का था, लेकिन इंटरनल ऑटोनॉमी टोटली राजाओं का था, तो उनको यहां पे रखा गया था। इसमें भी 9 राज्य हुआ करते थे, जैसे हैदराबाद हो गया, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, मध्य भारत हो गया, मैसूर हो गया, पटियाला हो गया, ईस्ट पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, सौराष्ट्र हो गया, त्रावणकोर, कोच्चि हो गया, और विंध्य प्रदेश हो गया। ये कुछ 9 राज्य थे जो पार्ट बी में थे। पार्ट सी भी एक डिवीजन था। पार्ट सी मतलब आज का केंद्र शासित जो प्रदेश है, उस समय के हिसाब से आप तुलना कर सकते हैं कि वो पार्ट सी में रखा गया था। पार्ट सी का मतलब इसको नाम दिया गया था चीफ कमिश्नरेट प्रोविंस। चीफ कमिश्नरेट प्रोविंस ये वो राज्य हुआ करते थे, ये वो टेरिटरीज हुआ करते थे जो सेंटर के द्वारा मतलब उस समय के ब्रिटिश इंडिया के द्वारा डायरेक्टली शासन किया जाता था। तो उसको भी एक नाम दिया गया था। इसका नाम दिया गया था चीफ कमिश्नरेट प्रोविंस नाम दिया गया था, और इसमें 10 राज्य हुआ करते थे, मतलब 10 टेरिटरी हुआ करते थे। एक का नाम था अजमेर, भोपाल। मैं सारे का नाम आपको एक बार पढ़ के सुना देता हूं। अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, कूच बिहार, कुर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर और त्रिपुरा। और पार्ट डी में सिर्फ एक टेरिटरी रखा गया था जिसका नाम था अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ये 4 भाग हुआ करता था। आप लोग बहुत सारे लोग इसमें आश्चर्यचकित हो रहे होंगे कि ये 4 भाग तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं है, लेकिन संविधान में बकायदा लिखा हुआ था ये, और ये व्यवस्थाएं 1956 तक चली थी। मतलब हमारे पास 1956 तक 4 भाग में राज्यों को क्लासिफाई किया गया था। ये 4 भाग में राज्यों का क्लासिफिकेशन आपने समझ लिया। आप अभी देख रहे होंगे कि बहुत सारे राज्य हमारे यहाँ पे ऐसा है जो भाषा के आधार पे बनाए गए हैं। जैसे महाराष्ट्र मतलब मराठी लोगों के लिए है, पंजाब मतलब पंजाबी लोगों के लिए है। तो ये कैसे पॉसिबिलिटी हुआ? तो आपको समझना होगा कि जब देश आजाद हुआ और 1956 तक की व्यवस्थाएं चली थी, आपको ये समझना होगा कि जब देश आजाद हुआ तो देश के अलग अलग कोनों से भाषा के आधार पे राज्यों को पुनर्गठन करने का मांग उठ रहा था। मैं फिर से बता रहा हूं कि 1956 तक ये व्यवस्था चला था, लेकिन देश आजाद होने के साथ ही जैसे ही देश आजाद हुआ वैसे ही राज्यों को पुनर्गठित करने का मांग बहुत तेजी से हो रहा था कि सारे राज्यों को पुनर्गठन किया जाए, रीऑर्गेनाइज किया जाए। किस आधार पे? भाषा के आधार पे किया जाए। और इस चीज के ऊपर भारत की सरकार ने 3 अलग अलग तरह की कमेटियां बिठाई हैं। कमेटी का मतलब क्या होता है? कमीशन का मतलब क्या होता है? जब सरकार किसी भी चीज को पड़ताल करना चाहती है तो उससे रिलेटेड एक्सपर्ट को ये मैटर देती है और कहती है कि इसको स्टडी करके आप हमें